तारीख का कोई संजीदा तालिब इल्म हो और उसने ईएशकार को ना पढ़ा हो, ये तकरीबन महाल है। उसी ईएशकार ने अपनी मशहूर किताब व्हाट इज़ हिस्ट्री में एक मौरिख के फ़र्ज़ मनसबी के ताल्लुक़ से क्या लिखा है, आइए आज उसका आमुख्ता करते हैं। ईएशकार लिखते हैं कि द फंक्शन ऑफ द हिस्टोरियन इज़ नाइदर टू लव द पास्ट nor to emancipate himself from the past, but to master and understand it as the key to the understanding of the present. यानी एक मौरिख का काम ना तो माजी के इश्क में गिरफ्तार होना है और ना ही खुद को माजी से आज़ाद समझना है, बल्कि उसे उन उलूम पे महारत हासिल करना है, कमांड हासिल करना है, जिससे माजी की गिरहें बआसानी खुल सकें। दौर हाजिर की मशहूर मौरिख रोमिला थापड़ ने अपनी किताब टॉकिंग हिस्ट्री में ईएशकार के इस कौल में लफ्ज़ कमांड के ताल्लुक़ से काफ़ी खुलकर बहस की है। लेकिन अफसोस के जो लोग हमारे यहाँ माजी के ताल्लुक़ से लिखते आए हैं, ख़ासकर उर्दू में, उनके यहाँ इस लफ्ज़ कमांड यानी महारत का बड़ा फुक़दान पाया जाता है। यही वजह है कि हमें बाज़ अच्छे लिखने वालों को, जिन्हें आम तौर पे मौरिख कह दिया जाता है, मैं उन्हें मुसन्निफ़ कहने पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, बल्कि मैं उन्हें मुसन्निफ़ कहने को प्रीफर करता हूँ। ऐसे ही एक अच्छे लिखने वालों में उर्दू में हमारे यहाँ शेख मोहम्मद इकराम की शख्सियत है, जिन्होंने मुसलमानों के इल्मी, समाजी, मुआशरती तारीख़ पे बहुत कुछ लिखा है, जिनकी मशहूर किताब शायद ही उर्दू ज़बान में मुताला करने वाला कोई शख्स उन किताबों से नावाकिफ़ हो। मेरी मुराद उन किताबों से आब कौसर, रूद कौसर और मौज कौसर है। इसी मौज कौसर में मौसूफ ने बाबर के हवाले से एक ऐसे वसीयतनामा का जिक्र किया है जो किसी ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं मिलता है, इसीलिए इसे बाज़ लोग बाबर का खुफिया वसीयतनामा कहते हैं। कहानी शुरू होती है 1920-25 के दरमियान, जब एनसी मेहता साहब ने बाबर की एक ऐसी वसीयत का जिक्र किया जो भोपाल की स्टेट लाइब्रेरी में उन्हें मिली थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब में उसको पब्लिश भी किया। हम पहले उस वसीयतनामा के कुछ निकात देख लेते हैं, बाद में उस वसीयतनामा की ऑथेंटिसिटी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे हाथ में रूद कौसर की एक कॉपी है। उस वसीयतनामा के कुछ अहम निकात थे। पहला पॉइंट जिसमें बाबर हुमायूं को वसीयत करता है कि बेटे, तुम मजहबी तासुब को अपने दिल में हरगिज जगह ना दो और लोगों के मजहबी जज्बात और मजहबी रसूम का ख्याल रखते हुए रू रियायत के बगैर सब लोगों के साथ पूरा इंसाफ करो। यानी कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम के दरमियान पार्शियलिटी नहीं। दूसरा पॉइंट उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। बाबर कहता है कि बेटा, गाय के ज़बह से परहेज किया करो ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिल जाए। यानी कि काउ स्लॉटरिंग बिल्कुल बंद कर दो। तीसरी बात बाबर जो अपने बेटे को वसीयत करता है वो ये है कि बेटा, तुम्हें किसी कौम की इबादतगाह मिस्मार नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबसे पूरा इंसाफ करना चाहिए। उसके बाद बाबर लिखता है कि बेटा, शिया सुन्नी इख्तलाफात को हमेशा नज़रअंदाज किया करो क्योंकि इनसे इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। ये तो था उस खुफिया वसीयतनामा का मतन। अब आइए इस मतन की ऑथेंटिसिटी पे गुफ्तगू करते हैं। किसी बड़े मौरिखीन ने इस वसीयतनामा का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि अक्सर मौरिखीन ने इसे एक फॉर्जरी कहा है, इल्हाक कहा है कि बाद में बाबर को सेकुलर साबित करने के लिए ये ख़त गढ़ा गया है। तो जब मौरिखीन का जुमहूर इस ख़त को कोई अहमियत नहीं देता है बल्कि इसे इल्हाक कहता है, फिर क्या वजह बनी कि शेख इकराम जैसा मोहतात आलिम इस ख़त को बग़ैर किसी तहकीक तनकीद के नक़ल कर देते हैं? वजह यही है कि अगर किसी मुसन्निफ़ के अंदर मौरिखाना बसीरत और मौरिखाना मिजाज ना रखता हो, ऐसे लोगों से गैर मोहतात रवैये का सुदूर हो ही जाता है। तो मालूम ये हुआ कि बाबर के इस खुफिया वसीयतनामे की कोई तारीख़ी हैसियत नहीं है। अब ये बात ख़त्म हो जाती है। अब अगर इस बात का नतीजा ये निकाला जाए कि शेख इकराम
کہ شیخ اکرام کی کتابوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ سراسر ظلم ہوگا۔ وہ ایک بہت اچھا لکھنے والوں میں تھے، بہت گہرا لکھنے والوں میں تھے، بلکہ کسی حد تک وہ مورخانہ بصیرت بھی رکھتے تھے، مورخانہ شعور بھی رکھتے تھے، لیکن ہیں تو بہرحال انسان، کہیں لغزش ہو ہی سکتی ہے، کہیں قلم بہک ہی سکتا ہے۔ تو ایک غیر مستند خط کا ان کی کتاب میں جگہ پا جانا ان کی کتابوں کی اہمیت کو زائل نہیں کرتی ہے۔ خدا حافظ۔